गर्ल्स, आई होप आपने पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको भेजी है हाइड्रोजन की इंट्रोडक्शन की, और जो यूनिक बिहेवियर है हाइड्रोजन का, या जो एनोमलस पोजीशन है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, वो वीडियो आपने देख ली होगी एंड आपने वो समझ भी ली होगी। ठीक है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका यूनिक बिहेवियर क्यों है, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ में एल्कली मेटल को रिजेंबल करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये एल्कली मेटल से डिफ़र करता है। सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हैलोजन्स को रिजेंबल करती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये हैलोजन से डिफ़र करता है। राइट, तो मतलब क्या है बोलने का कि आप इसको एल्कली मेटल के साथ भी नहीं रख सकते ग्रुप 1 में, आप इसको हैलोजन्स के साथ भी नहीं रख सकते ग्रुप 17 में, क्योंकि आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल बना है वो किस बेस पे बना है, उसमें एटम्स को अरेंज किया गया है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, और इस बेस पे कि जो सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज़ को शो करता, सारी प्रॉपर्टीज़ को, तो इसको एल्कली मेटल्स में रखना था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं लेकिन कुछ रिजेंबल नहीं करती। सिमिलरली अगर हैलोजन्स को ये कम्प्लीटली रिजेंबल करता तो इसको ग्रुप 17 में रखना था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी रिजेंबल करती हैं हैलोजन्स को, कुछ नहीं करती। तो बोलने का मतलब है ना हम इसको ग्रुप 1 में रख सकते, ना ग्रुप 17 में रख सकते, बस फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सिर्फ उस कंटिन्यूटी के सेक के लिए हमने इसको रखा है हेड ऑफ द एल्कली मेटल। इट इज़ केप्ट ओवर द हेड ऑफ द एल्कली मेटल। तो नाउ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन का यूनिक बिहेवियर होता है, इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एनोमलस होती है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसका पहला एटॉमिक नंबर है, उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इट इज़ केप्ट ओवर द हेड ऑफ एल्कली मेटल। आप ये नहीं बोल सकते कि ये ग्रुप 1 में आता है, नहीं, इट इज़ नॉट इन ग्रुप 1, हाइड्रोजन इज़ नॉट इन ग्रुप 1, बस सिर्फ कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इट इज़ केप्ट ओवर द हेड ऑफ एल्कली मेटल्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों हाइड्रोजन का एनोमलस बिहेवियर होता है, तो आपको उसमें पूरा डिस्कस करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल के साथ कैसे रिजेंबल करती हैं, हैलोजन से कैसे रिजेंबल करती हैं, डिफरेंस क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, और फिर एंड में आप ये लिखते हो लाइन कि इट इज़ केप्ट ओवर द हेड ऑफ द एल्कली मेटल्स फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी, और उससे आप एक्सप्लेन करते हो कि इसका होता है यूनिक बिहेवियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है गर्ल्स, वो करना है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको आई थिंक सबको पता है व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं गर्ल्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आइसोटोप वो होते हैं, वो सेम एटम के एलिमेंट होते हैं, दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम होता है उनमें, बस फ़र्क होता है उनके मास नंबर में। जैसे हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स विद मास नंबर 1, 2, 3, मतलब ये जो 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है, डिफरेंस होता है उनके मास नंबर में। एक का मास नंबर 1 होगा तो दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। प्रोटियम इज़ 1H1, ड्यूट्रियम इज़ 1H2, ट्रीटियम इज़ 1H3। जहाँ आप इजीली देख सकते हो गर्ल्स, आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा कि दिस इज़ एटॉमिक नंबर 111, दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड दिस इज़ मास नंबर 1, 2, 3, एंड मास नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मतलब तीनों में फ़र्क काहे में है? मास नंबर में। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो प्रोटियम होता है 1H1, ये होती है आपके ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसके साथ हम डील करते हैं जनरली। H जिसको आप बोलते हो दैट इज़ प्रोटियम हैविंग 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, और ड्यूट्रियम मतलब एक प्रोटॉन है इसमें और इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, और ड्यूट्रियम है आपके पास जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हो, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, मास नंबर इज़ 2। सिमिलरली ट्रीटियम जिसका मास नंबर 3 है, इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 1H3। तो यू कैन ईजिली सी कि तीनों में एटॉमिक नंबर इज सेम, डिफरेंस इज इन मास नंबर। प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्यूट्रियम को D से और ट्रीटियम को T से।
इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन होता है मेनली नेचर में वो किस फॉर्म में होता है, प्रोटियम की फॉर्म में। ये आपको याद रखना है कि जो मेनली नेचर हाइड्रोजन अवेलेबल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटियम। कितना परसेंट, 99.985%। टोटल हाइड्रोजन जो अवेलेबल है नेचर में उसमें से 99.985% क्या है, प्रोटियम। बाकी जो बची थोड़ी सी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ड्यूट्रियम इतना अमाउंट है नेचर में, और जो ट्रिटियम होता है ये रेडियो एक्टिव होती है और ये एमिट करती है लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स को। तो जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करेंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बस आपने यहाँ पे 3 ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रिटियम होती है रेडियो एक्टिव जो एमिट करती है लो एनर्जी की बीटा रेडिएशंस। तो ये देखो, ये प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम, ये ट्रिटियम, 1H1, 1H2, 1H3 आप देख सकते हो। यहाँ एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, क्योंकि दिस इज 1H2, मास नंबर इज 2, हियर इट इज 1H3, मास नंबर इज 3, तो 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। यू ऑल नो मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन तीनों में एक एक ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज 1 1, बट डिफरेंस काय में है इनमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो यू कैन इजिली सी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम दे आर डिफरिंग इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का नंबर भी सब में एक है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सब में एक है, फर्क है सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के वो डिफ़र कर रहे हैं इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए गर्ल्स, क्योंकि तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, चाहे वो प्रोटियम है, चाहे ड्यूट्रियम है, चाहे ट्रिटियम है, प्रोटॉन्स का नंबर तीनों में सेम है, ठीक है। प्रोटॉन्स का नंबर तीनों में सेम है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रोटॉन्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं, राइट। तो क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर तीनों में सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। या आप इसको इस सेंस में भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तीनों में एक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तीनों में एक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तीनों की सेम होंगी। ये आपको ध्यान रखना है, तीनों की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फ़र्क होगा सिर्फ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आपकी बुक्स में टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो तीनों में फ़र्क है इनमें, प्रोटियम का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ड्यूट्रियम का अलग होगा, ट्रिटियम का अलग होगा। सिमिलरली डेंसिटीज़ भी डिफर होंगी। तो आप एक तरफ से उसको देख लेना टेबल को, बस फ़र्क आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। रीज़न, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफर विल बी ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये हो गया आपका आइसोटोप्स के बारे में, जो एक टॉपिक था आपके सिलेबस में जिसको हमने कवर कर दिया। इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो मेन परसेंटेज है वो प्रोटियम की होती है, ठीक है, और जो रेडियो एक्टिव होता है वो ट्रिटियम होता है। नेक्स्ट हमने करना है अब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है कि जो हाइड्रोजन होता है दैट इज़ डायटोमिक। डायटोमिक मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वी जनरली राइट हाइड्रोजन एज H2। हम हमेशा हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है। दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल दैट इज कंटेनिंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता ही है कि जब 2 एटम्स हैं इसका मतलब 2 न्यूक्लियाई भी होंगे उनके, हर एक एटम का अपना न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स आर स्पिनिंग, वो भी सबको पता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी स्पिन करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई हाइड्रोजन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। तो रिपीट कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियाई होते हैं दोनों एटम के, ठीक है, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, वो दोनों क्या करते हैं, स्पिन। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई हाइड्रोजन 2 तरह के होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन्स एंड पैरा हाइड्रोजन्स। बिल्कुल सिंपल है गर्ल्स, ये है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का न्यूक्लियस।
अगर दोनों न्यूक्लियाई सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, जैसे ये है, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें आप बोलोगे कि न्यूक्लियर स्पिन्स आर पैरेलल। या आप इस सेंस में भी इसको ले सकते थे कि दोनों न्यूक्लियाई सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, तो वो ऐसे भी जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बट दोनों ही सेम जाएंगे। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे आप? ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक हो गया। और पैरा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के एटम, न्यूक्लियाई अगर डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिन करता है, एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे आप? पैरा हाइड्रोजन। तो स्पिन्स कैसी बनेगी? एंटी पैरेलल, इसकी पैरेलल बनेंगे, इसकी एंटी पैरेलल। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं गर्ल्स? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हुई पैरेलल, ठीक है। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ये ऐसे, तो ये ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि दो तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। दोनों में दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, बट दो तरह के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन्स एंड पैरा हाइड्रोजन्स। अगर स्पिन सेम है, पैरेलल है, तो आप उसको ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर डिफरेंट है, एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हुआ आपका पैरा हाइड्रोजन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्थो हाइड्रोजन, व्हाट इज पैरा हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो इसमें है इंपॉर्टेंट गर्ल्स, वो है रेशो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, कि रेशो क्या होता है, क्या बराबर बराबर रेशो रहता है ऑर्थो और पैरा का, या डिफरेंस होता है, वो हमने डिस्कस करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो क्वेश्चन यही आता है कि एक्सप्लेन करो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेशो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन, कि कैसे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का जो रेशो है वो वेरी करता है विद टेम्परेचर। तो ध्यान से समझना है आपने इसको। आपने याद रखना है, जब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। इस तरह का इक्विलिब्रियम बनता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में, ठीक है। मतलब ऑर्थो और पैरा हमेशा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इक्विलिब्रियम। मतलब ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट होता रहता है, पैरा ऑर्थो में, लेकिन जो कन्वर्जन होती है दैट इज़ वेरी स्लो, ठीक है। तो आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वही आपको बोला जा रहा है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन देयर इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम बनता है। लेकिन अब क्या है, ये जो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन है गर्ल्स, इनको क्या बोल सकती हूँ मैं? आइसोमर्स। तो दीज आर द टू आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आइसोमर्स मीन्स जिनका स्ट्रक्चर आपका सेम है, फर्क आएगा इनकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो वो है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन आर टू आइसोमर्स। अब कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर, दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब देखो आप ध्यान से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। रेशियो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपने ग्राफ बनाया है, टेम्परेचर वर्सेस रेशियो ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन टू पैरा हाइड्रोजन। तो यू कैन इजिली सी कि जो रेशियो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब 0 केल्विन पे रेशियो 0 है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो रेशियो इंक्रीज करता जा रहा है। कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है वो? 300 केल्विन तक। 300 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये आप देख सकते हो इजिली कि जो रेशियो है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का, वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू 300 केल्विन, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद वो क्या हो रहा है गर्ल्स? कांस्टेंट। ये सीधी लाइन लगानी है यहाँ पे आपने, थोड़ी टेढ़ी होगी है। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो रिपीट कर रही हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेशियो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन इंक्रीज करता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ तक इंक्रीज करेगा? 300 केल्विन तक। और उसके बाद वो रेशो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मतलब उसके बाद आप टेम्परेचर को जितना मर्जी बढ़ा दो, रेशो विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम कि क्या है ये। अब आप इजीली देख सकते हो फ्रॉम द फिगर। फिगर को देखना है आपने ध्यान से। आप बोल सकते हो कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है,
ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा का जो रेशो है उसमें मेनली क्या आएगा, पैरा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ यहाँ पे ये क्लियर रखना है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन पे हाइड्रोजन कंटेन मेनली पैरा हाइड्रोजन, मतलब 0 केल्विन पे हाइड्रोजन जो है वो मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पैरा, ठीक है। और पैरा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए आपको। इसका रीज़न क्या है वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, पैरा हाइड्रोजन। तो 0 केल्विन पे क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो स्टेबल चीज़ एग्जिस्ट करती है। 0 केल्विन पे कौन स्टेबल है, पैरा, बिकॉज पैरा इज मोर स्टेबल। तो ये है पहला पॉइंट, एट 0 केल्विन हाइड्रोजन कंटेन मेनली पैरा हाइड्रोजन्स विच इज़ मोर स्टेबल, मतलब 0 केल्विन पे हाइड्रोजन पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जिसमें स्पिन्स जो है न्यूक्लियाई की वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। अच्छा जी, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर, और अब आप देखोगे कि एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, ठीक है। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया कि जब एयर को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो मतलब हाइड्रोजन को जब, जो कि गैस है, जब आप उसको लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो जो रेशो है ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन का वो 1:1 का आएगा, ये, ठीक है। ये कितने पे आएगा, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, ये 20 केल्विन के करीब आएगा ये, ठीक है गर्ल्स, 20 केल्विन के करीब। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपने याद रखना है कि एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन का मतलब है कि जब आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, विच इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो लिक्विफैक्शन ऑफ एयर जो रेशो है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का वो कितना आता है, 1:1, बराबर बराबर रहेगा। लेकिन अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे रेशो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का बढ़ता जाएगा, और वो 300 केल्विन, मतलब जिसको आप रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हो, वो रेशो हो जाएगा 3:1 का। रेशो ऑफ ऑर्थो टू पैरा हाइड्रोजन विल बी ऑफ 3:1। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ इसको, 0 केल्विन पे मेनली किस फॉर्म में होगा हाइड्रोजन, पैरा, ठीक है, क्योंकि पैरा हाइड्रोजन बहुत स्टेबल मानी जाती है, राइट। तो जो स्टेबल चीज़ है वो आएगी लो टेम्परेचर पे, तो 0 केल्विन पे मेनली पैरा। उसके बाद लिक्विफैक्शन ऑफ एयर का जो टेम्परेचर है 20 केल्विन का, मतलब जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑर्थो और पैरा का रेशो 1:1 का आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 300 केल्विन तक जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 3:1 का, मतलब 3 ऑर्थो 1 पैरा, राइट। तो ऑर्थो और पैरा का रेशो हो जाएगा 3:1 का। और उसके बाद चाहे टेम्परेचर को जितना मर्जी बढ़ा दो, जो रेशो है वो रहेगा 3:1, मतलब द रेशो विल रिमेन कांस्टेंट। तो आई थिंक यहाँ से आपको, इस फिगर से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतने पे मेनली पैरा, उसके बाद इतने पे 1:1 का, और उसके बाद 300 केल्विन पे 3:1 का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर चाहे जितना मर्जी बढ़ा दो, जो रेशो है वो 3:1 का रहेगा, मतलब ऑर्थो 75%, 3:1 का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, 3:1 का मतलब हो गया ऑर्थो अगर 75% है तो पैरा 25% ही आइसोलेट होगा, ठीक है। तो इट इज़ नेवर पॉसिबल टू गेट अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग मोर देन 75% ऑर्थो हाइड्रोजन, एंड 75% से ज़्यादा आप ऑर्थो कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा दो, चाहे जितना मर्जी इंक्रीज़ कर दो टेम्परेचर को, ऑर्थो 75% ही आइसोलेट होगा, और पैरा कितना आइसोलेट होगा, 25%। ये रेशो है 3:1 का, ठीक है। उसके क्योंकि यही पॉइंट इसमें बोला गया है कि चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज़ कर दो, रेशो विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो आपकी आइसोलेशन होगी वो 75% से ज़्यादा ऑर्थो नहीं हो सकता, 25% से ज़्यादा पैरा नहीं हो सकता, ठीक है। और प्योर पैरा हाइड्रोजन एट लो टेम्परेचर क्लोज टू 20 केल्विन, वो मैंने पहले बता दिया कि 0 केल्विन या इसके नज़दीक मेनली पैरा निकलेगा, ठीक है। मेनली पैरा क्यों निकलता है, क्योंकि पैरा इज़ मोर स्टेबल। ये भी आपने याद रखना है कि ज़्यादा स्टेबल आइसोमर कौन सा है, पैरा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से किसका अमाउंट बढ़ रहा है, ऑर्थो का, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये हो गया पॉइंट। उसके बाद है, अब आपने याद रखना है द अक्रेंस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 3:1 एट रूम टेम्परेचर एंड अबव कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई पोजेसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऑर्थो और पैरा का जो रेशियो है रूम टेम्परेचर पे 3:1 का आता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे 3:1 का आता है, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी वो 3:1 का ही रहता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। उसको एक्सप्लेन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्पिन करते हैं और उनकी होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है गर्ल्स, तो बिल्कुल सिंपल सा है ये। जब हम ऑर्थो हाइड्रोजन की बात करते हैं, न्यूक्लियर स्पिन्स पैरेलल होती हैं। एक की स्पिन अगर +½ है तो दूसरे की भी +½ ही है। एक अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, वो हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये भी अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है। ठीक है, तो गर्ल्स टोटल स्पिन क्या बन जाएगी? 1। ठीक है, ½ + ½ अगर -½ करेंगे तो भी 1 ही बनेगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ऑर्थो हाइड्रोजन में न्यूक्लियर स्पिन्स आर पैरेलल, क्योंकि स्पिन करती हैं न्यूक्लियाई सेम डायरेक्शन में, तो टोटल स्पिन क्या बनेगी? 1। ठीक हो गया। पैरा हाइड्रोजन में अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक +1 है, +½ है तो दूसरा -½ हो जाएगा, तो टोटल स्पिन क्या बन गई? 0। तो अब आपको क्लियर हो गया यहाँ से कि ऑर्थो हाइड्रोजन में टोटल स्पिन 1 होती है, पैरा हाइड्रोजन में टोटल स्पिन 0 होती है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि रेशियो की बात करेंगे। अब आपको गर्ल्स थोड़ा सा याद होगा कि ये जो स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज गिवन बाय h/2π √i+1, दैट इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि जो भी ये h/2π के इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज क्वांटाइज्ड। तो आपने बोल दिया कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन के केस में क्या है? क्वांटाइज्ड है। अब यहाँ से ये जो टोटल स्पिन आई आपके पास गर्ल्स, आपको पता है, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको अलाउड ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है कि कितनी ओरिएंटेशंस अलाउड हैं। तो आपने क्या बोला कि जो अलाउड ओरिएंटेशंस होती हैं वो होती है 2i+1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आपको क्वांटम नंबर पढ़ाई गई है। ठीक है, तो अलाउड ओरिएंटेशंस होती हैं 2i+1। फर्स्ट ईयर में जब आपने क्वांटम नंबर पढ़े हैं तो आपको बताया गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है, और जो अलाउड ओरिएंटेशंस होती हैं उसका फॉर्मूला होता है 2i+1 वेयर i इज टोटल स्पिन। तो अब आप देखेंगे, जब मैं ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए पुट करूंगी i की वैल्यू जो 1 है तो कितनी आई गर्ल्स? 3 ओरिएंटेशंस। जब मैं पैरा के लिए पुट करूंगी तो कितनी आई? जो 1 है, मतलब जो 0 है, i की वैल्यू 0 है, तो अलाउड ओरिएंटेशंस कितनी बनी? 1। ठीक है, तो रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा से। ऑर्थो हाइड्रोजन में 3 ओरिएंटेशंस बनी 2i+1 फॉर्मूला लगा के। पैरा हाइड्रोजन में 1 ओरिएंटेशन बनी, फॉर्मूला लगाया 2 × 0+1, क्योंकि टोटल स्पिन i इज टोटल स्पिन, ऑर्थो में वो 1 है और पैरा में वो 0 है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया, इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन में आपके पास 3 न्यूक्लियर स्टेट्स बनी, 3 ओरिएंटेशंस, 3 न्यूक्लियर स्टेट्स। पैरा हाइड्रोजन में आपके पास 1 ओरिएंटेशन बनी तो 1 न्यूक्लियर स्टेट बनी। क्यों? वैल्यू क्या है? मतलब 1 मतलब 0। ठीक है, क्योंकि वैल्यू स्टार्ट ही 0 से होती है, तो आपकी आ गई 0, राइट। और इसकी 3 बनी आपके पास -1 0 +1। ठीक है, क्योंकि जो m की वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करेंगी, 3 वैल्यूज आएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 0 to +1। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 आई, दैट इज 0। अब पैरा हाइड्रोजन्स में इसका मतलब आपके पास 1 न्यूक्लियर स्टेट बन रही है, ऑर्थो में 3 न्यूक्लियर स्टेट बन रही है। तो क्योंकि पैरा हाइड्रोजन में 1 न्यूक्लियर स्टेट बन रही है तो हम ये बोलते हैं कि पैरा हाइड्रोजन लोअर एनर्जी का है, और ऑर्थो हाइड्रोजन में क्योंकि 3 न्यूक्लियर स्टेट बन रही हैं तो आप क्या बोलोगे? ऑर्थो हाइड्रोजन हाई एनर्जी का है। तो ये देखो डायग्राम, अब आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पैरा को हमने नीचे बनाया है, ऑर्थो को हमने ऊपर बनाया है। रीज़न, क्योंकि पैरा में 1 न्यूक्लियर स्टेट बनी है और ऑर्थो में 3 न्यूक्लियर स्टेट बनी है, जिसकी वैल्यू हमने दी -1 0 +1, और पैरा में सिर्फ 1 बनी है जिसकी वैल्यू हमने दी 0। ठीक हो गया, तो ये है आपके पास
अब इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। स्टेट 1 पैरा की है, स्टेट 2 ऑर्थो की है। अब आप बिल्कुल इजीली बोल सकते हो गर्ल्स कि जब टेम्परेचर कम है या ज़ीरो टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली हर चीज़ लोअर एनर्जी में जाना चाहेगी, क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेबल होती है। तो ऑब्वियस है हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहेगा? पैरा फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पे या लो टेम्परेचर पे पैरा फॉर्म इज मोर स्टेबल, बिकॉज हाइड्रोजन विल ट्राई टू एग्जिस्ट इन पैरा फॉर्म एट लो टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ ऑफ लो एनर्जी। तो यही पॉइंट आपको सबसे पहले यहाँ दिखाया गया था कि 0 केल्विन पे हाइड्रोजन मेनली किस फॉर्म में होती है? पैरा हाइड्रोजन के फॉर्म में, विच इज़ मोर स्टेबल। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पैरा क्यों स्टेबल है, क्यों हाइड्रोजन 0 केल्विन पे पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया? क्योंकि इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ ऑफ लो एनर्जी, लो एनर्जी इज मोर स्टेबल। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये इक्विलिब्रियम बन रहा है ऑर्थो पैरा या पैरा ऑर्थो, कुछ भी बोल लो आप इसको, तो किस साइड को रहेगा ये? अगर मैं इस तरह से इक्विलिब्रियम बना रही हूँ तो इट विल रिमेन टूवर्ड्स लेफ्ट। किसकी तरफ को रहेगा? पैरा की तरफ को रहेगा ये इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर जब कम है। ठीक है, 0 केल्विन पे पैरा फॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम विल रिमेन टूवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियस है क्या होती है? एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन किसकी होगी? मोर एंड मोर ऑफ पैरा मॉलिक्यूल जो पहले थे लो टेम्परेचर पे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ को एक्साइट होंगे। ठीक है, तो आपको वो पता ही है कि एज टेम्परेचर इज इंक्रीज एक्साइटेशन होगी, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेट 1 से एक्साइट हो जाएंगे स्टेट 2 को। दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट, दिस इज हायर एनर्जी स्टेट। राइट, तो इक्विलिब्रियम किस साइड को जाएगा? ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम अब राइट को शिफ्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये वाली स्टेट आ रही है, मॉलिक्यूल इस स्टेट में आ रहे हैं जो ऑर्थो स्टेट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट नाउ जब टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अच्छा जी, अब एट ए टेम्परेचर, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे जो रेशो है वो 3:1 का हो रहा है। मतलब कौन बढ़ रहा है? ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन मोर, अभी हम बताएंगे कि 3:1 का ही क्यों आता है। एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन एंड मोर, the amount of orthohydrogen produced is such that its population in each of 3 degenerate states becomes equal to that of parahydrogen in lower energy state 1। इस पॉइंट को अभी आप देखेंगे कि क्या बोल रही हूँ मैं। इसका मतलब हो गया कि जब टेम्परेचर 300 केल्विन या 300 से ऊपर का है तो कांस्टेंट क्यों हो रहा है रेशो? वो कांस्टेंट इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑर्थो हाइड्रोजन की, उतनी ही पॉपुलेशन स्टेट 1 में पैरा की भी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, जितने मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ को एक्साइट हो रहे हैं तो वो दोबारा से वापस भी आएंगे ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो बनता जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्थो एंड पैरा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 300 केल्विन या 300 केल्विन से ऊपर जो पॉपुलेशन ऑर्थो हाइड्रोजन की स्टेट 1 में है, ठीक है, स्टेट 1 में कितनी होगी? ऑब्वियस है 3 है, क्योंकि स्टेट 1 में 3 स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। उतनी ही पॉपुलेशन स्टेट 1 में पैरा की भी बढ़ेगी, लेकिन पैरा में सिर्फ 1 है तो रेशो ऑब्वियसली 3:1 का आएगा। ठीक है, तो यही है ये पॉइंट कि एट ए टेम्परेचर 300 केल्विन एंड मोर द अमाउंट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज सच दैट its population in each of 3 degenerate states become equal to that of parahydrogen in low energy state 1। बराबर होगी जितने ऑर्थो हाइड्रोजन स्टेट 2 में बढ़ेंगे, वो ऑब्वियस है 3 अगर बढ़ेंगे तो पैरा में भी बढ़ेंगे। पैरा में 1 बढ़ेगा क्योंकि 3 न्यूक्लियर स्टेट्स इसकी हैं, इसकी 1 ही है, लेकिन बराबर बढ़ते जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम बनेगा। अब ऑल द 4 एनर्जी स्टेट्स आर इक्वली ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोजन। ठीक हो गया, चारों स्टेट्स इक्वली ऑक्युपाइड होंगी, लेकिन उसमें पता ही है 4 एनर्जी स्टेट्स में से 3 एनर्जी स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्थो हाइड्रोजन है
एंड 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू पैरा हाइड्रोजन। तो वो तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ 3 स्टेट्स हैं, यहाँ 1 है, लेकिन ये इक्वली ऑक्यूपाइड होंगी। ये 3 ऑर्थो से ऑक्यूपाइड होंगी, ये 1 पैरा से ऑक्यूपाइड होगी। ठीक है, तो जो रेशो आया वो कितने का आया, 3:1 का। और ये जो रेशो है ये इंक्रीज नहीं होगा, ये रेशो 3:1 का ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, क्योंकि ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑल द 4 एनर्जी स्टेट्स वुड बी इक्वली अफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर यहाँ पे ज़्यादा आएंगे ऑर्थो के तो पैरा में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम। और वो ऑब्वियस है कि ऑर्थो में अगर 3 आएंगे तो पैरा में 1 आएगा, क्योंकि ऑर्थो में 3 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, पैरा में 1, लेकिन इक्वल रहेंगे। इक्वल इन द सेंस कि अगर यहाँ पे 3 आएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन आएगा, बढ़ेगा वो। ठीक है, तो ये है लास्ट पॉइंट कि द रेशो विल रिमेन 3:1। हाउ मच टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड because occupancy of all the 4 energy states would be equally affected। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और ये हमने कहाँ से निकाला, न्यूक्लियर स्टेट से हमने निकाली कि हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोजन में 3 न्यूक्लियर स्टेट्स आई, क्योंकि 3 ओरिएंटेशंस बनी। पैरा में हमारे पास 1 ओरिएंटेशन बनी, तो हमने 1 न्यूक्लियर स्टेट बनाई। तो रेशो भी काय का आएगा, 3:1 का। ठीक है, तो गर्ल्स दिस वाज ऑल अबाउट रेशियो ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन विच आर द 2 आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो ये ग्राफ आपने जरूर बनाना है, ये लाइन आपने बिल्कुल कांस्टेंट रखनी है आगे को। थैंक यू।